इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। A for आमला, B for बेस्ट। पर टीचर, A for एप्पल होता है। मैं हूँ आमला, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मुझ में है भरपूर विटामिन सी और ढेरों रसायन जो कि शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर बीमारियाँ रखे दूर। मुझे रोज खाओगे तो बनोगे स्वस्थ और मजबूत। तो हुआ ना फिर A for आमला। आयुष विभाग, भारत सरकार। सबके मन पर छाया है, सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। जैसे ही घड़ी की सुइयां इशारा करती हैं कि टाइम हो गया है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का, वैसे ही मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो नमस्कार, बबीता जैन आ चुकी है आपसे मिलने के लिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने इस आज के प्रोग्राम को। आजकल की फिल्मों में से भिन्न पुराने समय में विलेन का एक अपना अलग अस्तित्व होता था। उसका पात्र ऐसा बनाया जाता था कि थिएटर में बैठा हर दर्शक उससे थर थर कांप जाए। इसीलिए उसकी वेशभूषा, आकृति और उसके डायलॉग्स सामान्य से बढ़कर होते थे। कुछ अभिनेताओं की छवि लोगों के मन में ऐसी छप गई थी कि आमतौर पर उन्हें नेगेटिव भूमिकाएं ही मिलती थीं। और उनमें से एक थे अग्निपथ के लोकप्रिय विलेन डैनी डेंजोपा। सिक्किम में जन्मे डैनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता हैं, जो आमतौर पर नेगेटिव भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन डैनी जी की जिंदगी केवल इन किरदारों तक ही सीमित नहीं है। आइए आज उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटते हैं। सुन कसम से, लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। कसम पैदा करने वाले की मेरे दिल की बात तुम्हारे होंठों पर आ जाती। तुम उस गिरोह के आदमी हो जिसने हमारे सैकड़ों मासूम लोगों की जान ली है। डैनी जी ने बचपन से ही आर्मी में भर्ती होने का मन बनाया हुआ था। उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से बेस्ट कैडेट का सम्मान भी मिला हुआ है। आर्मी में शामिल होने का लक्ष्य रखते हुए उन्होंने पुणे के AFMC यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया था। लेकिन उसी समय उनका पुणे के फिल्म संस्थान FTII में भी दाखिला हो गया था। डैनी का बॉलीवुड में एंट्री लेकर अभिनय के शिखर पर पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि उस समय उन्होंने आर्मी छोड़कर FTII में दाखिला लिया। FTII में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर डैनी रख दिया और ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। उत्तर पूर्व से होने के कारण शुरुआत में डैनी जी की हिंदी में पकड़ अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि वो मुंबई में समुद्र से हिंदी में बातें करके अपनी भाषा को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते थे। आई थिंक फर्स्टली सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यूपी में कुछ साल रहा हूँ, 2-3 साल। तो वहाँ यूपी में सारे लोग हिंदी बोलते हैं। बेसिक पिकअप वहाँ से किया मैंने। उसके बाद जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पे बहुत कोर्सेज होते हैं, जैसे वॉइस एंड स्पीच है, डिक्शन है, इन सब के क्लासेस होते हैं, वहाँ से सीखा। फिर जब स्ट्रगल के टाइम पे मैं क्या करता था कि जैसे उर्दू की कोई किताब पढ़ ली, उसको टेप रिकॉर्डिंग करता था, फिर मिटाता था, जब तक वो करेक्ट नहीं होता था तब हमेशा करता रहता था। और तीसरी बात मैं क्या करता था, उन दिनों में कोई पहचानता नहीं था, तो ये बहुत ही आसान बात थी कि हम जूहू बीच पे चले जाते थे, समुद्र के साथ बात करते थे जोरों जोरों से, वहां प्रैक्टिस करता था। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ टू रीड उर्दू, बट समहाउ मेरे ख्याल से मेरे कान के पर्दे अच्छे हैं तो मैं सुन के काफी उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ।
करियर की शुरुआत में डैनी जी के हाथ छोटी मोटी फिल्में ही लगी, जिनमें वो विलन की भूमिका में ही नजर आते थे। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला 1971 में प्रदर्शित हुई गुलजार की फिल्म मेरे अपने से, जिसमें वो एक छोटी सी भूमिका लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। इस फिल्म के बाद उन्हें असली पहचान मिली B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध से। डैनी जी की इस फिल्म के मिलने के पीछे भी एक कहानी है, सुनेंगे आप वो कहानी? तो चलिए फिर। FTII के दिनों के दौरान एक बार B.R. चोपड़ा उनके प्रशिक्षक बनकर आए। डैनी जी का अभिनय देखकर वो बड़े प्रभावित हुए और भविष्य में कभी अपनी फिल्म में ब्रेक देने की बात भी कही। फिल्म धुंध की कास्टिंग के दौरान जब डैनी उन्हें मिले तो चोपड़ा साहब तुरंत उन्हें पहचान गए। उन्होंने डैनी को एक पुलिस वाले का रोल देना चाहा, लेकिन डैनी जी को नायिका के पति का रोल पसंद आया। पर चोपड़ा साहब को डैनी इस रोल के लिए उम्र में बहुत छोटे लगे। दूसरे दिन डैनी जी ने उम्र दराज पति का मेकअप करवाया और चोपड़ा साहब के सामने हाजिरी दे दी और फिर उन्हें फिल्म में इस किरदार के लिए फौरन चुन लिया गया। 80 और 90 के दशक में डैनी जी उस समय के सुपरहिट अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना के विपरीत नेगेटिव भूमिका में दिखे। धुंध के बाद डैनी जी को अनेक किरदारों के प्रस्ताव आए, लेकिन प्रत्येक प्रस्ताव पर वो सोच समझकर फैसला लेते थे। उनके कुछ किरदार जैसे अंदर बाहर का शेरा, भगवान दादा का गंगवा, अग्निपथ का कांचा चीना, हम का बख्तावर, घातक का कात्या, क्रांतिवीर का चतुर सिंह दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। दिनकर राव, जो रोकड़ा हम तुमको दिया वो हिंदुस्तानी सरकार का बनाया हुआ है, बाजार में बराबर दाम में बिकता है। लेकिन ये जो कागज का टुकड़ा तुम हमको दिया ना, वो रद्दी के दाम पर भी नहीं बिकता। जमीन गांव वालों का और सौदा तू किया अपने साथ। गांजा सेठ, मैं तो पैसे। बस ये रुपए तुम रख लो। अब उन्हें एक बार चीज देता है ना, वापस नहीं लेता। अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो, समझा? कहा जाता है कि शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार के लिए डैनी रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे, लेकिन डेट्स न मिलने की वजह से ये रोल अमजद खान की झोली में चला गया। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि डैनी जी एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक कुशल गायक भी हैं। वो आमतौर पर नेपाली फिल्मों में गाने गाते हैं। 70 में गाए हुए उनके नेपाली गाने चिसो चिसो हवामा उनके सबसे प्रख्यात गाने हैं। उन्होंने आशा भोसले के साथ भी नेपाली गाने गाए हैं। चिसो चिसो हवामा त्यसै मन बरालिन्छ, चिसो चिसो हावामा त्यसै मन बरालिन्छ। के भो आधी रातमा यो मन तिमीलाई नै खोज्दछ, चिसो चिसो हावामा त्यसै मन बरालिन्छ। बॉलीवुड के अलावा डैनी जी ने नेपाली फिल्मों में भी अभिनय किया है। 1987 में प्रदर्शित हुई फिल्म सेइनो उनके द्वारा लिखित और अभिनीत थी। सन 2000 में डैनी जी ने फिल्म अशोका और 16 दिसंबर में यादगार भूमिकाएं निभाई और सन 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज BTBR यानी बॉर्न टू बी रिमेम्बर टीम और तमाम जनता की तरफ से डैनी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जड़ी बूटियों का मिश्रण, आयुर्वेद भारत का
का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे देश में पारसियों की जमात है जो जनसंख्या में भले ही छोटी है, लेकिन समाज के विकास में ये जमात हर क्षेत्र में आगे है। चाहे उद्योग में टाटा परिवार हो या देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा हो या प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी। इन जैसे अनेक विभूतियों ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज हम एक ऐसे ही नायक का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपने काम से देश का नाम रोशन किया। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर का, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 फरवरी 1938 को मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई माटुंगा के पोद्दार कॉलेज से की। अपने क्रिकेट काल के दौरान फारूक इंजीनियर ने मुंबई की रणजी टीम, भारतीय क्रिकेट टीम और लंकाशायर काउंटी का प्रतिनिधित्व किया। वो एक चुस्त दुरुस्त विकेटकीपर थे। फारूक इंजीनियर ने 1961 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। जब उनका टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ, उसी समय बुद्धि कुंदरन भी इस स्थान के प्रबल दावेदार थे। इंडिया के वेस्ट इंडीज के दौरे में कुंदरन और इंजीनियर दोनों को चुना गया। फारूक इंजीनियर ने 3 और कुंदरन ने 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इंजीनियर ने बैटिंग में कुंदरन से अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से उन्हें भारतीय टीम में स्थायी जगह मिल गई। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में जब उन्हें चुना गया तो सिलेक्टर्स की बहुत आलोचना हुई, लेकिन फारूक इंजीनियर ने पहले सत्र में लंच से पहले तेज तर्रार 94 रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। हालांकि आज लंच से पहले 100 रन बनाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा प्रदर्शन विशिष्ट था। ये वो दौर था जब इंडियन टीम में स्पिनर्स का बोलबाला था। तब बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट जैसे स्पिनर्स थे, जिनके लिए विकेट कीपर के लिए स्टंप्स के पास रहना बहुत जरूरी था ताकि वो बल्ले से निकले स्पिन्स को कैच कर सके, और इंजीनियर साहब बड़ी फुर्ती से ये काम करते थे। इसी दौर में तेज गेंदबाजों का भी बोलबाला था, जिनका सामना करने में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को पसीना आ जाता था, लेकिन इंजीनियर साहब इनका सामना बड़ी बहादुरी से करते थे। वो इंडियन टीम की तरफ से ओपनिंग भी करते थे। A lot of the youngsters, I'm staying in Delhi Gymkhana, and lot of the youngsters come and autographs, photographs, and all that. But they know about my records and about playing. You got a century in 46 balls, uncle, is it right? Went straight out of the stadium. I think the ball cleared the whole of the Chepauk and is still traveling. They never found the ball. फारूक इंजीनियर के क्रिकेट जीवन का 1972 और 73 का इंग्लैंड दौरा एक सुनहरा दौर था, जब उन्होंने इस सीरीज में 415 रन बनाए थे, जो भारतीय बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसी सीरीज में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 रन बनाया और साथ ही 3 अर्धशतक भी बनाए। यद्यपि वो तेज तर्रार बल्लेबाज थे, लेकिन अफसोसजनक ये रहा कि उन्हें बहुत कम एक दिवसीय मैच खेलने को मिले। अपने गौरवशाली खेल जीवन में फारूक साहब ने 46 टेस्ट मैचों में 31.08 की औसत से 2611 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 16 अर्धशतक शामिल थे। इसके साथ विकेट के पीछे 66 कैच और 16 स्टंप किए। प्रथम श्रेणी के मैचों में उन्होंने 13,000 से ज्यादा रन बनाए। उनकी खेल के प्रति सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1973 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा। आज हम इस श्रेष्ठ बल्लेबाज विकेटकीपर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
गरम चाय। लो भाई। लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक हैं। इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने सितार और अन्य भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्यों को पश्चिमी दुनिया से परिचित करवाया। ये संगीत के उन महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्वी संगीत का सम्मिश्रण कर उसको एक नई भाषा दी। और ये शख्स कोई भारतीय शास्त्रीय संगीतकार नहीं, बल्कि विश्व विख्यात दी बीटल्स के सदस्य जॉर्ज हैरिसन थे। जॉर्ज हैरिसन एक संगीतकार, गीतकार और गायक थे, जिन्हें द बीटल्स बैंड के लीड गिटारिस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। जॉन लेनन और पॉल मैककार्टनी के अलावा जॉर्ज हैरिसन ने भी बीटल्स के गीत लिखे हैं। Touch and reach you with heart and soul. जॉर्ज हैरिसन का जन्म 25 फरवरी 1943 में इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ था। संगीत का मोह उन्हें बचपन से ही था। एक बार साइकिल चलाते हुए जब 12 वर्षीय जॉर्ज ने पड़ोस के घर में बज रहे एल्विस प्रेस्ली का हार्ट ब्रेक होटल गाना सुना तो वो गाने से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने ठान ली कि वो संगीत को अब गंभीरता से लेंगे। 14 वर्ष में उन्होंने अपना पहला गिटार खरीदा और उसमें स्वयं शिक्षा प्राप्त की। जॉर्ज के पिताजी एक स्कूल के बस चालक थे और उसी स्कूल में जॉर्ज भी पढ़ा करते थे। उस स्कूल में जॉर्ज की अपनी सहपाठी पॉल मैककार्टनी से भेंट हुई, जो आगे चलकर बीटल्स में उनके सदस्य बने। पॉल उस समय जॉन लेनन के बैंड क्वेरीमैन के सदस्य थे। वो जॉर्ज को भी ग्रुप में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश लेनन को ये मंजूर नहीं था। कई प्रयत्नों के बाद एक दिन जॉर्ज को लेनन को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। उनका ये ऑडिशन एक बस के डेक पर हुआ। ऑडिशन के बाद लेनन ने उन्हें तुरंत अपने बैंड में शामिल कर लिया। 1960 में लेनन ने बैंड का नाम बदलकर द बीटल्स रख दिया। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, बीटल्स ने अपने मनमोहक संगीत से आगे चलकर सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रोताओं का दिल जीत लिया। 1962 में बीटल्स की पहली सिंगल लव मी डू यूके के टॉप 20 हिट में शामिल हुई और उनकी अगली एल्बम प्लीज प्लीज मी ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया था। बीटल्स की एल्बम के गाने मुख्य तौर पर मैककार्टनी और लेनन लिखते थे। 1963 में जॉर्ज ने अपना पहला गाना डोंट बॉदर मी लिखा, जो कि उनकी दूसरी एल्बम में शामिल हो गया। इसके बाद जॉर्ज ने अगली कई एल्बम के लिए गाने लिखे। 1965 में जॉर्ज का रुझान भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ हुआ। उन्होंने सितार का प्रशिक्षण लिया और इस विद्या को अपने अगले गाने नॉर्वेजियन वुड में शामिल किया। इसी दौरान उनकी विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर से भी अच्छी मित्रता हो गई थी। जॉर्ज केवल भारतीय संगीत ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता से भी बहुत प्रभावित थे। I was immediately charmed and attracted to young boy George, and because of his sincerity, and he really wanted to know so much about our music.
He had heard me number of times, my records. He even had used sitar, I believe, which I learnt afterwards in Norwegian wood. To me it seemed nothing very striking, but I believe it was such a rage at that time, the new sound and new approach in a song of his. Anyway, he expressed his desire to learn properly, and I said, will you give time? He said he will try his best. Avi and his brother gave me a lot of books by some wise men. One of the books, which was by Swami Vivekananda, who said, if there's a God, you must see him, and if there's a soul, we must perceive it. Otherwise, it's better not to believe. It's better to be an outspoken atheist than a hypocrite. And after all my life, I've been brought up, well, they tried to bring me up as a Catholic. They had told you to just believe what they're telling you and, not to have the direct experience. And this, for me, going to India and hearing somebody saying, no, you can't believe anything until you have direct perception of it. And I thought, wow, fantastic, at last, find somebody who makes some sense. And so I wanted to go deeper and deeper into that. 60 के दशक के अंत में बीटल्स में आपसी मतभेद काफी बढ़ गए थे। लेनन और मैकार्टनी के बढ़ते प्रभाव से जॉर्ज चिंतित थे। 1970 में गाया हुआ गाना आई मी माई बीटल्स का बतौर ग्रुप आखिरी गाना था। इसके बाद सारे सदस्य अपनी व्यक्तिगत राहों पर चल पड़े। बीटल्स के बाद जॉर्ज ने सोलो करियर की तरफ ध्यान केंद्रित किया। बीटल्स के पूर्व सदस्य ड्रमर रिंगो स्टार और कुछ अन्य वादकों के साथ उन्होंने अपने लिखे हुए वो गाने रिकॉर्ड किए थे जो कभी बीटल्स की एल्बम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। 3 डिस्क की बनी ये एल्बम ऑल थिंग्स मस्ट पास श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। इस एल्बम की रिलीज के बाद जॉर्ज ने बांग्लादेश के आश्रितों के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक चैरिटेबल कॉन्सर्ट आयोजित करवाया। इस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर ने सितार बजाया। इस कॉन्सर्ट के द्वारा यूनिसेफ के लिए $15 मिलियन की धनराशि इकट्ठा हुई। बीटल्स के बाद का सफर जॉर्ज के लिए पूरी तरह से सुहाना नहीं था। उन्हें इस सफर में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उनकी रिकॉर्ड की हुई कुछ एल्बम श्रोताओं को लुभाने में नाकामयाब रही, जिस वजह से उन्हें आर्थिक रूप से घाटा झेलना पड़ा। कुछ समय बाद जॉर्ज ने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद करके हैंडमेड फिल्म्स के नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसमें उन्होंने 26 फिल्में निर्मित की। 1979 में उन्होंने संगीत की दुनिया में दोबारा कदम रखा और अपने नाम से एक एल्बम रिलीज की। इस एल्बम में उन्होंने ऑल दोज ईयर अगो गाने से स्वर्गीय जॉन लेनन को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। They don't act with much honesty, but you put the way to the truth when you say all you need is love. Baby, with good and bad, I always looked up to you. Now we're cold inside by someone, the devil's best friend, someone who offended all. We're living in a bad dream. Forgotten all about mankind, and you were the one that backed up to the wall all those years ago. You were the one who imagined it all those years ago. जॉर्ज का आखिरी समय कैंसर से जूझते हुए बीता। उन्होंने अपने पूर्वी बीटल्स साथी पॉल मैकार्टनी के कैलिफोर्निया के घर में आखिरी सांस भरी। वो उस समय 58 वर्ष के थे। चलिए हम जॉर्ज हैरिसन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered,
और अब हम आ पहुँचे हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि अपने सवाल पर। आइए चलिए आपको एक फिल्म का सीन सुनवाते हैं। बस हो गया पिटाई, खुश। तुम अकेला 10-10 आदमी को मारने को सकता है, पर तुम अपन का सुनता ही किधर है? किधर सुनता है? देख 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 अपना थोबड़ा देख अपना थोबड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। तो अब आपको हमें ये बताना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। बिल्कुल सही, आपको हमें इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताना है और अपना सही जवाब भेजना है borntobiremembered@gmail.com पर। साथ ही साथ जुड़िए हमारे facebook.com/borntobiremembered पर। तो अब अपनी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे पतले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। मैं डायबिटीज हूँ, मैं हृदय रोग हूँ, मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।